हेलो सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट। आई होप ये फाउंडेशन वर्ड आपके साथ लास्ट टाइम यूज हो रहा है बिकॉज यहाँ से आगे आप लोग सीएमए इंटर स्टूडेंट्स कहलाने वाले हैं। वेल यस, कल पेपर के बाद बच्चों से बात करने के बाद ये बात तो समझ में आ गई कि द पेपर्स वर फैब एंड आप लोग ऑलरेडी पार्टी जोन में जा चुके हैं। यस, हम ये जो आपका वेकेशन पीरियड है, जो आपका पार्टी जोन है, वो डबल करने के लिए ये डिस्कशन वीडियो के साथ आया है सो दैट आपको कभी रिजल्ट का टेंशन हो ही नहीं और अभी के अभी आप सारे आंसर्स एनालाइज करें। लॉ इज ऑलरेडी अपलोडेड, अकाउंट्स में अभी अपलोड कर रहा हूँ, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स विल बी अपलोडेड। लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड स्टार्ट विद द डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन, गुड्स बॉट फॉर रुपीज 32,000 पास थ्रू सेल्स डे बुक विल रिजल्ट इन। बेटा अगर आप लोग बाय कर रहे हो मतलब परचेस कर रहे हो, परचेस एन एक्सपेंस राइट, अगर वो एक्सपेंस है और अगर आप उसको सेल्स मान रहे हो दैट मींस आप खर्चा कम बता के आपकी इनकम ज्यादा बता रहे हो राइट, और सीधी बात है इससे आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। दैट मींस द ऑप्शन डी इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट। नेक्स्ट, क्रेडिट परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब नॉर्मली इसको बच्चे क्या करते हैं, परचेस बुक मार्क कर लेते हैं, बट आप एक बात समझिए, जब हम फिक्स्ड एसेट परचेस करते हैं तो परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक, इन चारों बुक्स में आपको दो ही चीजें ध्यान में रखनी है। एक है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस और एक है वो सिर्फ गुड्स होने चाहिए। तो यस, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी होने चाहिए, गुड्स भी होने चाहिए। तो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स है बेटा, इसकी जगह बिल्कुल भी परचेस बुक नहीं है। कैश बुक में वो जा नहीं सकता बिकॉज इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड देयरफॉर ओनली द वन वर्ड इज जर्नल प्रॉफिट। नेक्स्ट, एन एक्सपेंडिचर इज कैपिटल इन नेचर। बेटा वो कैपिटल कब कहलाएगा, कैपिटल कब कहलाएगा, बट इट इंक्रीजेस द क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट। जब आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट इज आपका एसेट को भी बढ़ जाएगा। लेट्स से आपने फर्नीचर परचेस किया तो आपकी एंट्री हो जाएगी फर्नीचर टू बैंक, मतलब आपका फर्नीचर बढ़ रहा है राइट। अगर आप फर्नीचर को या मशीनरी को इंस्टॉल करते हो तो वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है, दैट मींस आपका फिक्स्ड एसेट बढ़ रहा है राइट, सो इट इंक्रीजेस द क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट। नेक्स्ट, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड द नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बिकॉज ऑफ। नॉन फाइनेंशियल मतलब जो हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, जैसे एम्प्लॉय कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं या फिर एम्प्लॉइज, इट इज एज पर द मनी मेजरमेंट कांसेप्ट। क्यों, एम्प्लॉय सबसे बड़े एसेट रहता है, बट हम उसको ये नहीं बोल सकते ना ये एम्प्लॉय मेरा 1 लाख का है, ये एम्प्लॉय 2 लाख का है राइट। तो यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल मतलब जिनको हम पैसों के टर्म्स में नहीं बात कर सकते हैं उसको हम रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते, और यही आपको मनी मेजरमेंट कांसेप्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट वाज 1,45,800 आफ्टर चार्जिंग 3 years depreciation at 10% per annum WDV basis. What is the original cost of the machine? तो यहाँ पे आप ऑप्शन से जाते हैं तो भी आपका आंसर आ जाता, या फिर अगर आप इसको प्रॉपरली जानते हो तो भी चलेगा। लेट्स से ये कॉस्ट है आपका 100, आपने 3 साल डेप्रिसिएट किया, मतलब पहले 10%, देन अगेन 10% एंड देन अगेन 10%, मतलब आपकी वैल्यू 10% के बाद कितनी आ जाएगी। लेट्स चेक, 100 लेस 10% will give you 90, अगेन लेस 10% will give you 81, लेस 10% will give you 72.9, मतलब 3 साल बाद आपकी वैल्यू होती है 100 रुपीज की 72.9 राइट। अब उसकी वैल्यू होगी 145,800, इसको रिवर्स कैलकुलेशन करके आपका आंसर लाना है। तो 145,800 into 100 divided by 72.9, this will give you exactly राइट, सो दिस इज द आंसर। या फिर आप ऑप्शन से भी जा सकते हो, डायरेक्ट डायरेक्ट अपने 2 लाख अपनी कैलकुलेटर लो, लेस 10% लेस 10% लेस 10%, आप सीधा 145,800 पे लैंड करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one is wrong? बेटा ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, आपके 11th स्टैंडर्ड में सबसे पहली जनरली ये सिखाया, मतलब पहला आपके रूल्स ये सिखाया जाता है, गोल्डन रूल्स राइट। तो अगर आप चेक करोगे ऑप्शन बी, डेबिट ऑल इनकम्स, ये रूल बिल्कुल गलत है बेटा, बिकॉज आपका नॉमिनल का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो ये रूल आपका उल्टा है एंड देयरफॉर दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल की अगर हम बात करें, प्रॉपर क्या होता है बेटा हमारा, जर्नल, जर्नल पर लेजर, लेजर पर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अगर आप देखोगे तो लेजर, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दीस आर ऑल पार्ट एंड देयरफॉर ऑप्शन डी आपका सबसे बेस्ट रहेगा, बिकॉज़ ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर ऑप्शन क्या है, ये सब आपके स्टेप से अकाउंटिंग साइकिल के। यस, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो हमने मतलब क्लास में भी बहुत बार किया है, एग्जाम टाइम पे, आपके मॉक टाइम पे भी हमने डिस्कस किया था। दिस इज वन सच क्वेश्चन। यहाँ पे बच्चे एक गलती करते हैं, इंस्टॉल सॉरी इंश्योरेंस चार्जेस भी यहाँ पे ऐड करते हैं, जो गलत हो जाता है। इंश्योरेंस चार्जेस ये रिकरिंग खर्चा है बेटा, जो बार बार आता है, और जो बार बार खर्चा आता है वो कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आता है, वो कॉस्ट में ऐड नहीं होता है। तो यहाँ पे आप क्या क्या ऐड करोगे, परचेज प्राइस ऑफ द मशीन इज 890, यस इट शुड बी एडेड। फ्रेट एंड कार्टेज ये एक ही बार खर्चा होगा, दिस शुड बी एडेड। इंस्टॉलेशन एक ही बार होगा, ये शुड बी एडेड। इंश्योरेंस चार्जेस शुड नॉट बी एडेड। एस्टिमेटेड लाइफ इज 5 years विद नो स्क्रैप वैल्यू। तो यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या रहता है बेटा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो आपका कॉस्ट में क्या क्या आएगा, इट विल बी 890 प्लस 7 प्लस 30, सो दिस कम्स टू 890 प्लस 7 प्लस 30, ये आता है आपका 927। आपका स्क्रैप उन्होंने 0 बता दिया है और डिवाइड बाय 5 करोगे आप
तो आपको आंसर मिलेगा 185,400। कभी कभार बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर लेते हैं, इंश्योरेंस भी ऐड कर लेते हैं, बट आई होप मेरे स्टूडेंट्स ने एटलीस्ट ये नहीं किया होगा। नेक्स्ट आगे, बैंक has directly paid 2250 for electricity bill as per standing instructions in BRS starting with passbook overdraft, what will be done? तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, ये कैश बुक है और ये पासबुक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से मेरे पास 10,000 पहले से पड़ा है 10,000 में, और बैंक भी बोल रहा था आपके 10,000 पड़ा है, मतलब यहाँ तक हमारा बैलेंस एकदम है। अब हुआ ऐसे कि बैंक ने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किए 2250, उसकी बात है, बैंक एंट्री करेगा, बैंक क्या करेगा, अपने अकाउंट से पैसे निकाल लेगा। जब भी बैंक अपने अकाउंट से पैसे निकालता है, बैंक आपके अकाउंट को डेबिट करता है, तो उसने 2250 निकाल लिया। अगर आपको मैं पूछूं कि 10,000 में से अब बैंक कितना बैलेंस बोल रहा है, तो 10,000 में से 2250 गया, दैट मींस 7750 बोल रहा है वो। बैंक बोल रहा है कि सर आपके अभी 7,750 है, लेकिन मैंने तो ये एंट्री किया नहीं, क्योंकि मुझे तो बताया नहीं बैंक ने कि आपके हम 2250 पे कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो अभी भी 10,000 चल रहा है, राइट। और स्टार्टिंग बैलेंस क्या बोला है उसने, पासबुक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब अनफेवरेबल। एक्चुअल में आपने यहां से यहां जाना चाहिए था, पासबुक से लेके कैश बुक की तरफ जाना चाहिए था, बट क्योंकि यहाँ ओवरड्राफ्ट है, आपको रिवर्स करना पड़ेगा, आपको इस तरफ जाना पड़ेगा। दैट मींस 10,000 को 7750 करने के लिए हमने माइनस करना चाहिए 2250। दिस इज द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे 2250 will be deducted from the passbook overdraft balance. So this is option C. Goods costing rupees 20,000 destroyed by an accident, insurance claim leave. तो जब भी आपके ज्वाइंट वेंचर में, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन ज्वाइंट वेंचर करते हैं, ज्वाइंट वेंचर में आपके गुड्स अगर बाहर जा रहे हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन कि हम कोई एंट्री करता है। अब इस क्वेश्चन में अगर वो बोलता है कि इंश्योरेंस क्लेम 1000 मिला, तो हम 1000 ही लिखते हैं यहाँ पे। अगर ये आपका जॉइंट वेंचर रहता तो हम यहाँ लिखते बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर इंश्योरेंस क्लेम इज ओनली 1000। दैट मींस मैंने 20,000 की गुड्स इंश्योरेंस कंपनी को 1000 में बेच दी। आपको सिर्फ वहां पे अपग्रेड वैल्यू चाहिए थी, आपको कितना मिला, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिला, तो आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर द आंसर विल बी नो एंट्री विल बी मेड इन द बुक्स। नेक्स्ट, ऑन रिसिप्ट ऑफ गुड्स द कंसाइनी डेबिट्स व्हिच ऑफ द अकाउंट। तो जब कंसाइनी आता है, कंसाइनी, तो जब हम कंसाइनी को गुड्स देते हैं, ओनरशिप ट्रांसफर किया ही नहीं हमने, तो कंसाइनी गुड्स मिलने की कोई एंट्री नहीं करेगा। नो एंट्री। कंसाइनी इज नॉट द ओनर, राइट। आज भी अगर हमने गुड्स भेजे हैं तो हम कंसाइनर है, हम एंट्री करेंगे, सामने वाले वो पहली एंट्री तब करेगा जब वो खर्चा करना शुरू करेगा या जब वो माल बेचेगा। तो यहाँ पे इसकी कोई एंट्री नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट, X sends out goods to Y costing rupees 2,50,000. Goods are to be sold at cost plus 25%. चेक करते हैं कितना प्राइस होता है बेटा। कॉस्ट है 2,50,000 प्लस इसमें 25% जोड़ देंगे, मतलब उसने हमने इंस्ट्रक्शन दिया उसको कि आपने ये गुड्स 3,12,500 में सेल करना चाहिए, 250 प्लस 25%। आगे, the consignor asks consignee to pay an advance for an amount equivalent to 60% of the sales value. सेल्स वैल्यू तो बेटा मेरा 3,12,500 है, और मैंने आपको बोला कि इसका मुझे 60% आप अभी पे करो, तो 3,12,500 into 60% will give me 187,500, and that should be my answer, 187,500. The bad debts written off earlier as bad which recovered subsequently. बेटा इसका जर्नल एंट्री हमने काफी बार पढ़ा है। में पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, इट इज बैंक अकाउंट डेबिट। तो हम पार्टी का नाम नहीं लिखते हैं बेटा, क्योंकि अगर हम पार्टी का नाम लिखेंगे तो वो बन जाएगा मेरा क्रेडिटर, इसलिए हम पार्टी का नाम नहीं लिखते हैं। हम इनकम बताते हैं, उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। तो उन्होंने आपको पूछा है विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, तो यहाँ पे आंसर है क्रेडिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड। नेक्स्ट, which is intended to be used over long period of term for earning profits। तो हम लॉन्ग पीरियड के लिए क्या यूज करते हैं, सीधी बात है फिक्स्ड एसेट्स यूज करते हैं। चेक करते हैं ऑप्शन है क्या यहाँ पे, यस, फिक्स्ड एसेट्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका। तो द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉर्मली फॉर लॉन्ग टर्म यूज, जैसे हमने मशीनरी यूज किया, हम लॉन्ग टर्म यूज करेंगे, फर्नीचर लॉन्ग टर्म यूज करेंगे। When opening stock is 50, closing stock is given, sales is given, if the profit margin is 20% on cost, what will be the purchase? तो एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे। आपका ट्रेडिंग में क्या क्या आइटम्स आते हैं चेक कर लेते हैं। आपके ओपनिंग स्टॉक दिया है 50,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 40,000, आपका सेल्स दिया है 2,40,000, और जीपी रेट कितना दिया है बेटा, 20% ऑन कॉस्ट। और सबको पता है अभी ये 20% ऑन कॉस्ट इज नथिंग बट 1/5 ऑन कॉस्ट इज 1/6 ऑन सेल्स। आप सीधे सीधे 1/6 निकाल सकते हो। तो 2,40,000 का 1/6 कितना आता है, 40,000। 2,40,000 का 1/6 कितना आता है, 40,000। तो यहाँ पे आपको परचेस का बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा। लेट्स चेक परचेस का बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है। तो क्रेडिट का आपका टोटल आ रहा है 2,80,000 माइनस इसमें से 90,000 आप करोगे तो आंसर आएगा आपका 1,90,000, राइट। आपका आंसर कितना आएगा, 1,90,000। तो ऑप्शन है यहाँ पर, राइट। हाँ, अभी अगर किसी को ये कंसेप्ट नहीं आता है 1/5 1/6 तो उनके लिए क्या है बेटा, तो रूल ये है कि जो दिया है वो 100 परसेंटेज कॉस्ट पे दिया है ना, मेरा कॉस्ट 100 है अगर, तो प्रॉफिट कितना है उसके ऊपर
20, दैट मीन्स मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 120। तो अगर आपका सेल्स 240 है, अगर आपका सेल्स 240 है तो कॉस्ट कितना, इस तरह मतलब जीपी कितना। तो अगर आप ऐसे करोगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा, इंटू 20/120। अगर आप चेक करोगे आपका आंसर अभी भी 40,000 आ रहा है। तो आप 1516 करो या फिर आप 100/120 करो, एक ही बात है। तो इसका आंसर 190 है। नेक्स्ट, द अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स प्लस इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। तो ये आपको सिखाता है कि फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट, इसलिए आपका अकाउंटिंग इक्वेशन मैच होगा। और ये फॉर एवरी डेबिट देयर शुड बी ए क्रेडिट, ये आपको सिखाता है आपका ड्यूअल एस्पेक्ट। ये आपको क्या सिखाता है, ड्यूअल एस्पेक्ट। तो यहाँ पे आपका ड्यूअल एस्पेक्ट सही आंसर रहेगा, बिकॉज आपका फॉर एक डेबिट है और एक क्रेडिट है, ये आपको सिर्फ ड्यूअल एस्पेक्ट सिखाता है। बिकॉज दो एस्पेक्ट्स होने चाहिए अकाउंट्स में, जितना डेबिट होगा उतना आपका क्रेडिट भी होना चाहिए, और इसकी वजह से ही आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच होती है। नेक्स्ट, when a check is received and it has been deposited into the bank at a later date, then on the later date dash account will be credited. Now this is a bit twisted question. यहाँ पे हम दो चीज assume करते थे, लेकिन सेकंड वाला assumption false हो जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। when a check is received, जब हमें चेक मिलता है तो ये चेक या तो बेरर चेक हो सकता है या तो क्रॉस चेक हो सकता है। एग्जाम्पल मानते हैं बेरर चेक है। बेरर चेक को हम क्या मानते हैं बेटा, बेरर चेक को मानते हैं कैश। तो जब भी पैसा आता है, मान लेते हैं मिस्टर के से पैसा आया, ही वाज अ डेटर, तो पैसा आने की रिसिप्ट की एंट्री ऑन द स्पॉट क्या होगी, ऑन द स्पॉट एंट्री क्या होगी, ऑन द स्पॉट। अगर वो मुझे बेरर चेक देता है, बेरर चेक मतलब क्या, हम उसके बैंक जाके पैसा निकाल के आएंगे, दैट मींस मुझे पैसा ही मिलेगा, मुझे मेरे बैंक में पैसा नहीं आने वाला है। तो हम इसकी आइडियली एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, दैट इज द पार्टी अकाउंट, राइट। अब इस पे मेरा नाम लिखा था बेरर चेक। बेरर चेक मतलब क्या, मुझे मिस्टर ए इसका अकाउंट जो भी बैंक में है उसके जाके पैसे लेके आना है। अब हुआ ऐसे, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है जाने का वहां पे, क्योंकि उसका बैंक में भी शायद दूर है। मुझे मेरा बिजनेस छोड़ के टाइम नहीं मिल रहा है वहां जाने के लिए, अब पैसे लाएगा कहां। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, मेरे बैंक को काम पे लगाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ये चेक का, हम ये चेक को ऐसे क्रॉस कर सकते हैं, ऐसे क्रॉस कर सकते हैं। अगर मैं इसको क्रॉस कर देता हूं, दैट मीन्स मैं ये चेक मेरे बैंक में जमा कर सकता हूं। दैट मीन्स अब ये चेक मैं बैंक में जाके जमा कर रहा हूं। जब ये चेक पहले आया था, जब ये चेक पहले आया था, पहले मैंने इसको क्या माना था, पहले इसको मैंने कैश माना। दैट मीन्स इट विल बी डिसाइडेड एज गुड एज मैं उसको कैश जमा कर रहा हूं बैंक में। अब एक नॉर्मल बैंक में पैसा जमा करने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री क्या करते हैं, बैंक टू कैश। इट इज एज गुड एज कि जब पहले चेक आया था, पहले तो मैंने उसको चेक मान ही नहीं था ना, पहले उसको बैरर माना था, मतलब वो कैश था। अब ये कैश मैंने बैंक में जमा कर दिया, ये कैश चेक था, बैरर चेक, मैंने उस पर 2 लाइंस कर दिया, क्रॉस कर दिया, और मैंने बैंक में जमा कर दिया। अगर मैं बैंक में जमा करता हूँ, इट विल बी एज गुड एज चेक कैश डिपॉजिट टू द बैंक। एक बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री होती है बैंक टू कैश, एंड देयरफॉर यहाँ पे जब मैं लेटर डेट पे 4-5 दिन के बाद डिपॉजिट करूंगा, कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अब हो सकता है, अब बच्चों को माइंड में आ रहा होगा, सर आपने पहले बैरर क्यों माना, आपने पहले क्रॉस क्यों नहीं माना। चलो मान लेते हैं, पहले क्रॉस ही मान लेते हैं। तो पहले वही टाइम पे आपने एंट्री कर लिया होता, बैंक तो मिस्टर है, राइट। आपने अगर मान लेते हैं वो क्रॉस चेक था, स्टार्टिंग में ही क्रॉस चेक था, तो आप वही टाइम पे ऑन द स्पॉट एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, आपने ये एंट्री कर दी, राइट, आपने ये तुरंत एंट्री कर दी। अब मान लेते हैं आपको टाइम नहीं मिलता ये बैंक में जमा, 5-6 दिन बाद आप जाके जमा करके आते हो, तो ये आपने जब एंट्री की थी, क्या आपने पहले से मान लिया था बैंक में पैसे आ गए? आंसर इज यस, बैंक अकाउंट आपने डेबिट किया, मतलब आपको लग रहा है बैंक में पैसे आ गए, जबकि एक्चुअल में आए नहीं है। 4-5 दिन बाद जब आप बैंक में जमा करोगे, उसके 2-3 दिन बाद वो पैसा आएगा, राइट। तो जब आप डिपॉजिट करोगे तो वहां पे एंट्री आनी नहीं चाहिए फिर से, क्योंकि 2 बार पैसा थोड़ी आना है, पैसा तो आप ऑलरेडी ले चुके हो ना, आप ऑलरेडी मान चुके हो कि पैसा आ गया है, बस डिपॉजिट करेंगे धीरे धीरे। तो अब इस सिनेरियो में ऑप्शन 1 भी आ सकता है, ऑप्शन 2 भी आ सकता है। अब 2 वाले में नो एंट्री है, ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, अगर आप चेक करोगे ऑप्शन है नहीं मेरे पास, राइट। एंड देयरफॉर कौन सा अकाउंट यहाँ पे बेस्ट सूट कर रहा है बेटा, यहाँ पे ये वाला एंट्री, एंड देयरफॉर इसका आंसर आना चाहिए कैश अकाउंट। आंसर क्या आना चाहिए, कैश अकाउंट, राइट। At the end of the accounting year, outstanding subscription and outstanding rent of a club will be shown in the balance sheet. क्या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये बात तो क्लियर मालूम है कि ये बॉस ये एसेट, राइट। अभी कभी कभार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, सर व्हाट अबाउट आउटस्टैंडिंग रेंट, ये मिलने वाला है या पे करना है, ये तो बताया नहीं। बहुत ऑप्शंस कैलकुलेट करना बेटा, अगर मिलने वाला है तो एसेट है, पे करना है तो लायबिलिटी। अब चेक करो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो एसेट रहेगा, ये बात तो कंफर्म है। एक बार चेक कर लो ऑप्शंस क्या है, बोथ ऑन लायबिलिटी साइड, ये तो गलत है। बोथ ऑन एसेट साइड हो सकता है अगर ये रिसीवेबल रहा तो, लेकिन ऑप्शन नहीं है फिलहाल। आगे चेक करते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन लायबिलिटी साइड, ये भी गलत हो गया, लायबिलिटी नहीं है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन एसेट साइड एंड आउटस्टैंडिंग रेंट ऑन लायबिलिटी साइड, ये ज्यादा सुटेबल लग रहा है, क्योंकि नॉर्मली हम रेंट पे करते हैं, रेंट रिसीवेबल जब तक वो रेंट बोलता नहीं है, देयरफॉर इसका ऑप्शन ऑप्शन बी सबसे सुटेबल ऑप्शन है, बिकॉज यहाँ पे रेंट पेएबल या रिसीवेबल आइडल दिया,
जब तक दिया नहीं है रेंट हम हमेशा एक्सपेंस मानते हैं। Salaries have been shown in the income and expenditure account rupees 3 लाख। फिर सैलरी आपने इनकम एक्सपेंडिचर शो किया है, इनकम एक्सपेंडिचर शो करते हैं उसको हम पेमेंट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं एक्सपेंस फॉर द ईयर। इस साल का 3 लाख रुपए खर्चा है। इट वाज आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग फॉर 42,000 एंड एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर 3 मंथ्स। अब ये 3 मंथ्स का क्राइटेरिया ये इंपॉर्टेंट है। बेटा आउटस्टैंडिंग 3 महीने का है लेकिन अमाउंट तो दिया ही नहीं है। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं इसे निकालना कैसे। तो ये 3 लाख रुपए कितने महीने का है? सीधी बात है 12 महीने। 12 महीने का, राइट? तो 3 महीने का कितना होगा? अगर आप इंटू इंटू 3/12 करोगे आपको आंसर मिल जाएगा और वो आंसर आ रहा है 75,000 इंटू 3/12 करके। तो एक आइडल जब आप इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हो, एक आइडल इनकम एक्सपेंडिचर जब आप बनाते हो तो आप यहां लिखते हो टू सैलरी पेड या फिर सैलरी वर्ड है यहां पर, यस सैलरी पेड। सैलरी पे मुझे नहीं पता मैंने पे कितना किया, आई डोंट नो, बट इतना पता है कि आपका करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड होता है और प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग लेस होता है और आपका आउटर कॉलम इस साल का होना चाहिए क्योंकि ये जो ब्रैकेट रहता है ये ब्रैकेट इससे सवाल करता है क्या ये इस साल का है, तो जवाब मेरा हाँ, क्योंकि उसने क्लियर बोला है इनकम एक्सपेंडिचर में उसने 3 लाख पे शो किया इनकम एक्सपेंडिचर, राइट? तो यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर तो 3 लाख है। अब ये 3 लाख कितने महीने का है बेटा? ये 12 महीने का है। तो 3 महीने का कितना आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो दैट कम्स टू 75,000। तो 75,000 इज आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का उसने 42,000 दिया। तो मुझे बता सकते हो ये वाला अमाउंट कितना रहेगा बेटा? अगर आप चेक करोगे 3 लाख प्लस 42,000 माइनस 75,000 दिस विल गिव यू 2,67,000। मतलब इतना क्लियर मतलब है कि मैंने 2,67,000 इस साल पे किया था, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड किया, प्रीवियस ईयर लेस किया, आपका आउटर कॉलम आया 3 लाख। तो यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए। उसने क्या पूछा है? सैलरी पेड ही पूछा है बेटा, सैलरी पेड मतलब पेमेंट साइड में कितना मैं शो किया 2,67,000। इज द पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट वन, which of the following items are usually related to non profit organization? बेटा अगर आपने एक नॉर्मल सा एमपीओ का क्वेश्चन किया होगा आप चेक कर लो कौन से पॉइंट्स आ चुके हैं। एक बार एंडोमेंट फंड आता है बेटा, एंडोमेंट फंड हमने बहुत बार यूज किया एनपीओ में। लेगेसी इज द नॉर्मल वर्ड व्हिच इज यूज्ड। लाइफ मेंबरशिप फीस यस आता है, एंट्रेंस फीस आता है, ट्रांसफर फीस हमने कभी वर्ड सुना ही नहीं एनपीओ में। आइडियली एनपीओ में नहीं सुना, जितने भी आपने क्वेश्चंस किए होंगे आज तक ट्रांसफर फी कभी नहीं आया, एंट्रेंस फी, लाइफ मेंबरशिप फीस, एंडोमेंट, लेगेसी बहुत बार आया, राइट? तो आप चेक करो इसमें नीचे क्या दिया है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर मतलब 1 2 3 एंड 5 बराबर चल रहा है तो ऑप्शन सी एकदम बराबर चल रहा है 1 2 3, राइट? ओके नेक्स्ट वन 73, इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर इनकम टैक्स इज। यहां पे सोल प्रोप्राइटर के लिए हमेशा दो एक्सपेंसेस ऐसे रहते हैं जो पर्सनल माने जाते हैं और वो है एक है इनकम टैक्स पेड और दूसरा है लाइफ मेंबरशिप, लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का जब भी आप प्रीमियम पे करते हो तो वो चीजें आपके पर्सनल एक्सपेंस मानी जाती है। तो दीज टू आर ट्रीटेड एज द पर्सनल एक्सपेंस और पर्सनल एक्सपेंस को हम क्या करते हैं बेटा? ट्रीटेड एज प्रोप्राइटर्स पर्सनल एक्सपेंस। उसने ऑप्शन ही ऐसा दिया तो ऑप्शन सी करेक्ट है। इसको नॉर्मली ड्राइंग्स माना जाता है, राइट? कैपिटल से लेस कर। 74, which of the following are included in trading and P&L account? बेटा ट्रेडिंग P&L कोई भी जो नॉमिनल नेचर का रहता है वो नॉमिनल मतलब यहाँ पे क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इनकम। डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर आता है, क्रेडिट साइड में इनकम आता है। रेवेन्यू नेचर का कैपिटल आ नहीं सकता है क्योंकि वो बैलेंस शीट का आइटम। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट आर प्रिपेयर्ड कौन से बेसिस पे? तो इनकम एक्सपेंडिचर तो अपना अक्रूवल चलता है, ये बात तो कंफर्म है। और रिसीट्स एंड पेमेंट्स मतलब कैश बुक, और कैश बुक तो हमेशा कैश बेसिस पे चेक करते हैं। यस ऑप्शन डी, फर्स्ट ऑन अक्रूवल एंड सेकंड ऑन कैश बेसिस। इनकम एक्सपेंडिचर हमेशा बोलता है फॉर द ईयर, पे किया हो नहीं पे किया उससे मतलब नहीं है, इस साल का होना जरूरी है। और कैश बुक में एंट्री कब होगी? जब पे करेंगे, मतलब कैश बेसिस। नेक्स्ट, when at the end of the year the entry of closing stock debit with 65 and purchase credit 65 is made in the books, then closing stock component। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज द केस ऑफ एडजस्टेड परचेस। मतलब एक होता है ये आपका ट्रायल बैलेंस, यहाँ पर आपका परचेस दिया है और फर्स्ट एडजस्टमेंट रहता है क्लोजिंग स्टॉक। बेटा एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है आप समझो पहले। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट मतलब होता है कि वो एंट्री जो हमने अब तक रिकॉर्ड नहीं किया या फिर किया है जो गलत हो गया गलती से, तो हम मान के चलते ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं किया क्लोजिंग स्टॉक। तो इसके आप कितने इफेक्ट्स देते थे? आप बिल्कुल 2 इफेक्ट्स देते थे। आप क्या मान लेते हैं ये 1 लाख है एग्जाम्पल और ये 10,000, इसको 5,000 कर देते हैं, ठीक है? इसको 5,000 कर देते हैं। तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे शो करते थे? ट्रेडिंग अकाउंट में तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप परचेस लिखते थे 1 लाख और आप क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे 5,000 और क्लोजिंग स्टॉक का आप सेकंड इफेक्ट भी देते थे क्योंकि एडजस्टमेंट मिनिमम 2 इफेक्ट्स। तो बैलेंस शीट में आप यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी लिखते थे 5,000, राइट? इस तरह आप शो करते थे। ये सबको आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्लोजिंग स्टॉक की उन्होंने जनरेटरी किया था या नहीं किया था? आंसर इज नहीं। क्यों नहीं किया था? बिकॉज ऑफ एडजस्टमेंट।
नाउ दे आर टेलिंग सेकंड सिनारियो में उन्होंने क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज ये एंट्री पास किया बेटा, दे हैव मेड द जर्नल एंट्री ऑफ 5000, मान सर की उन्होंने एंट्री कर दिया। अब आप सोचो इसकी पोस्टिंग कैसे होगी। परचेज अकाउंट हैज विच बैलेंस, तो आप बोलोगे सर डेबिट बैलेंस, क्या हमने परचेज को ट्रेड किया है? द आंसर इज यस। अब आपने क्या किया, पहली बार आपने यहाँ पे परचेज को 95 कर दिया, क्योंकि पहले 100 था। अगर आप चेक करोगे पहले 1 लाख था, 1 लाख में से मैंने 5000 माइनस कर 95 कर दिया और मैंने क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे 5000 शो कर दिया। दैट मींस ये 95000 हो गया और ये 5000 हो गया। अब ट्रायल बैलेंस हाउ मेनी इफेक्ट्स, ट्रायल बैलेंस हाउ मेनी इफेक्ट्स, ओनली वन। अब यहाँ पे ये परचेस कहलाएगा एडजस्टेड परचेस, और आपके ट्रेडिंग अकाउंट में एडजस्टेड परचेस विल बी ओनली 95,000, और क्लोजिंग स्टॉक आपका एसेट है, ओनली वन इफेक्ट will be directly shown in your balance sheet, that means only one effect because आपकी जर्नल एंट्री हो चुकी है, वो ट्रायल बैलेंस में आ चुका है, राइट। अब आप नेट इफेक्ट देखोगे कुछ फर्क पड़ा क्या? आंसर इज नो। अगर आप चेक करोगे पहले ट्रेडिंग में कितना होता है, डेबिट में 1 लाख, क्रेडिट में 5000, मतलब अल्टीमेटली नेट इफेक्ट तो 95 का आया ना, तो यहाँ पर भी तो 95 ही आ रहा है। कैसे कर सकते हो? आंसर इज यस, ऐसे कर सकते हैं। तो उसके लिए क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास करनी पड़ेगी। अगर आपने ये क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास किया है, इसका क्लियर मतलब है क्लोजिंग स्टॉक इज अपीयरिंग इन योर ट्रायल बैलेंस, एंड ट्रायल बैलेंस हैज ओनली वन इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक आपका एसेट है और वो ट्रेड में नहीं जाएगा ट्रेडिंग। तो यहाँ पे उसने क्लियरली बोला है बेटा कि उसने जर्नल एंट्री पास किया, और जब वो जर्नल एंट्री पास करता है परचेस के थ्रू, इसका मतलब वो ट्रेडिंग अकाउंट में आ चुका है, एंड देयरफॉर इसका आंसर होगा इन बैलेंस शीट ओनली। अब आपका क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ बैलेंस शीट में ही होगा। The following information is given in the trial balance. क्या क्या दिया है? Bad debts दिया है, debtors दिया है, provision for bad debts on 1/4, 1/4 मतलब old RTT, right? If Shaker Stores makes a provision of for bad debts at 5% on debtors, the amount of such provision charged to P&L account. इस इन्फॉर्मेशन को मैं थोड़ा सा आपको प्रॉपर लिख के बताता हूँ, आपके ट्रायल बैलेंस इन्फॉर्मेशन में कैसा होता है। ये आपका ट्रायल बैलेंस होता है। यहाँ पर आपको बैड डेट्स दिए जाते हैं। बैड डेट्स कितने दिए आपको? 15,500, 15,500। आपको डेटर्स भी दिए हैं। डेटर्स कितना दिया है आपको? 3 लाख रुपीस। डेटर्स आपको दिया है 3 लाख रुपीस। और आपको आरडीडी जो आपके 1/4 का, 1/4 मतलब ओल्ड आरडीडी कितना दिया है? 18,000। और नीचे एडजस्टमेंट में दिया है आपको मेंटेन आरडीडी एट 5%, मेंटेन आरडीडी एट द रेट 5%। तो एक पीएनएल का फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से आता है बेटा। पीएनएल का फॉर्मेट हमारा क्या है? तो एक पीएनएल का हमारा फॉर्मेट है टू ओल्ड बैड डेट्स, एड न्यू बैड डेट्स, है नहीं तो हम स्किप कर सकते हैं, एड न्यू आरडीडी, एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, ओल्ड आरडीडी आप माइनस करो, राइट। तो अभी चेक करो आपके पास क्या क्या है अभी। तो यहाँ पे ओल्ड बैड डेट्स कितने हैं? 15,500। ओल्ड मतलब आपके ट्रायल बैलेंस, ये 18,000 दिया है आपको, यहाँ से माइनस करना है। सवाल उठता है न्यू कितना, तो न्यू आप चेक कर लो, आपका बैलेंस शीट दिया है आपको, ये बैलेंस शीट एसेट है। डेटर्स कितने दिए हैं बेटा आपको? 3 लाख। इसमें से आपने 5% न्यू ऑलरेडी माइनस करना है। तो 5% कितना होता है आपका? 3 लाख का 5% इट कम्स टू 15,000, राइट। तो 15,000 यहाँ पर आ जाएगा। अल्टीमेटली 15,500 प्लस 15,000, 3,500 माइनस 18,000 will give it 12,500. This is the amount which you should debit to P&L, which you should debit to P&L। तो क्या उन्होंने P&L का अमाउंट पूछा है? Yes। अब P&L को चार्ज कितना करो? चार्ज टू P&L, तो चार्ज टू P&L will be 12,500, राइट। दिस वाज द बेसिक एडजस्टमेंट जो आपके 11 12 फाउंडेशन में तीनों ईयर्स में बैक टू बैक आती है। नेक्स्ट क्या क्या दिया है आपको? जीपी पूछा है बेटा। जीपी मतलब ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड। चेक करो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कौन सी इन्फॉर्मेशन है आपके पास। एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, आंसर आ जाएगा। परचेस कितना दिया है बेटा? परचेस दिया है 15,20,000, ठीक है। वेजेस, यस बिल्कुल आता है। वेजेस कितना आता है? 2,10,000। क्या ये ट्रेडिंग डेबिट का आइटम है? सेल्स आपके ट्रेडिंग क्रेडिट का आइटम है 21,60,000। आपका ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर आता है बेटा 2,08,000। क्लोजिंग स्टॉक, यस क्लोजिंग स्टॉक आता है आपका 2,20,000। लेकिन ऑडिट फी इज द पीएनएल आइटम बेटा, ये यहाँ पे नहीं आएगा। तो बस अब चेक करो आपका जीपी कितना आ रहा है, आपका बैलेंसिंग फिगर चेक करना। तो 2160 प्लस 220 माइनस 208 माइनस 10, it comes to 4,42,000। yes, comes to 4,42,000, yes 78। next 79 प्रीपेड इंश्योरेंस बेटा। प्रीपेड इंश्योरेंस अगर ये सिर्फ इंश्योरेंस रहता तो इट वुड हैव बीन नॉर्मल। प्रीपेड मतलब आप कहाँ शो करते हो बेटा? प्रीपेड आपका शो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में रियल और पर्सनल रूल ही रहता है, एंड इट इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, आपके अक्रूड इनकम्स हो, आपके एडवांस कमीशन, एडवांस इनकम हो, या प्रीपेड एक्सपेंस हो, ये सब आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स रहते हैं। A trial balance shows what is a trial balance। बेटा ट्रायल बैलेंस कभी भी आपकी कंप्लीट एक्यूरेसी शो नहीं कर सकता है,
ऑनेस्टी शो नहीं कर सकते बिकॉज ऐसा हो सकता है कि शायद आपने पूरी एंट्री भूल गए आप, या एंट्री आपने जानबूझ के छोड़ दी। कंप्लीट एक्यूरेसी नहीं, ये एक्यूरेसी हो ही नहीं सकती है, इट ओनली चेक्स द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। मतलब आपने डेबिट क्रेडिट बराबर फॉलो किया है क्या, ये हो सकता है। तो ट्रायल बैलेंस आपकी सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 81. The person other than the original creator to whom the amount of bill is drawn is payable is to be known as। तो यहाँ पे मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर ए अगर बिल ड्रॉ करता है तो ही बिकम्स द ड्रॉअर एंड मिस्टर बी बिकम्स द ड्रॉई, राइट, ये ड्रॉई बन जाता है। अब क्या मिस्टर ए किसी और को अमाउंट ये चेक बिल दे सकता है, आंसर ही दे सकता है। मान लेता है मिस्टर सी को उसने ये बिल दे दिया, उसे एंडोर्स कर दिया, तो आखिरी में पेमेंट किसको मिलेगा, सी को। आखिरी में जिसको भी पेमेंट मिलता है उसको हम बोलते हैं पे, हम क्या बोलते हैं, पे। द पर्सन हु विल गेट द अमाउंट ऑफ बिल एट द एंड, जब उसको आखिरी बार पेमेंट मिलेगा वो पे ही कराएगा। रिटायरमेंट, रिटायरमेंट ऑफ बिल मतलब क्या बेटा, इट इज नथिंग बट ड्यू डेट से पहले पैसा देना, उसको हम बोलते हैं रिटायरमेंट। रिटायरमेंट इज नथिंग बट मेकिंग पेमेंट बिफोर ड्यू डेट। Which of these accounts is not open in the books of consignor? बेटा कंसाइनर कौन से अकाउंट बना रखता है, एक बनाता है कंसाइनर अकाउंट, एक बनाता है कंसाइनी अकाउंट, और एक बनाता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनर। कमीशन अकाउंट जो उसने यहाँ पे वर्ड दिया है, कमीशन कभी भी आंसर नहीं है, एंड देयरफॉर इसका ऑप्शन रहेगा कमीशन। कमीशन अकाउंट मैं क्यों मेंटेन करूंगा, मैं सिर्फ कमीशन दूंगा, मेरे लिए तो खर्च है। कमीशन अकाउंट विल मेंटेन बाय द कंसाइन ऑन द कंसाइन, राइट। नेक्स्ट वन 84, द पीनल अकाउंट शोज, पीनल अकाउंट क्या शो करता है बेटा, तो यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन कौन शो करता है, बैलेंस शीट शो, राइट। सीओजीएस नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट शो होता है। तो पीएनएल बचा दो ऑप्शन, अब बच्चे किसको टिक करें बेटा, यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे पीएनएल के नीचे एक ब्रैकेट रहता है फॉर द ईयर एंडेड, मतलब एक फॉर पर्टिकुलर पीरियड, इट इज नॉट ऑन अ पर्टिकुलर डेट, डेट पे सिर्फ बैलेंस शीट बन, एंड देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द कंसर्न फॉर द पर्टिकुलर पीरियड, एक पीरियड के लिए, लेट्स से 3 महीने 6 महीने या नॉर्मली 1 साल, राइट। नेक्स्ट वन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रिपेयर्ड बाय एनपीओ, एनपीओ क्या क्या बनाता है बेटा, यस इनकम बनाता है, रिसीट्स बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है, तो इजी इजी वाला क्वेश्चन था, ऑल ऑफ द अबव। इनडायरेक्ट मटेरियल इज अ कॉस्ट ऑफ, इनडायरेक्ट मटेरियल किसमें, इनडायरेक्ट नॉर्मली क्या रहता है बेटा, इज नथिंग नथिंग बट फैक्ट्री ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट का मतलब ही होता है ओवरहेड्स, राइट। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ बोथ प्राइम कॉस्ट एंड कन्वर्जन कॉस्ट, बेटा प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आता है, तो डायरेक्ट मटेरियल आता है, डायरेक्ट लेबर आता है, और डायरेक्ट एक्सपेंस आता है, राइट। मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए, मान लेते हैं ये पेन है और इसके लिए मुझे प्लास्टिक लग रहा है, तो प्लास्टिक को कन्वर्ट करने के लिए, पेन बनाने के लिए क्या मुझे लेबर को पे करना पड़ेगा, यस। तो लेबर कॉस्ट आपका कन्वर्जन कॉस्ट भी था, लेबर को मैं पे कर रहा हूं बिकॉज आई वांट टू कन्वर्ट दिस प्लास्टिक इनटू अ पेन, राइट, एंड देयरफॉर आई एम पेइंग, तो ये कन्वर्जन कॉस्ट है, एंड देयरफॉर इसका आंसर रहेगा डायरेक्ट लेबर। नेक्स्ट, ये हो गया 87। नेक्स्ट 88, इन क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन कॉस्ट आर डिवाइडेड एज, बेटा आप ये बात अच्छे से समझ लो, ओवरहेड जो रहता है मेरे ओवरहेड्स, अगर मैं एलिमेंट वाइज जाऊं, एलिमेंट वाइज, तो इट कैन बी मटेरियल, इट कैन बी लेबर, इट कैन बी एक्सपेंस, एलिमेंट वाइज। अगर मैं बिहेवियर वाइज जाऊं, बिहेवियर वाइज, तो इट कैन बी फिक्स्ड, इट कैन बी वेरिएबल, इट कैन बी सेमी वेरिएबल, अगर ये बिहेवियर पूछते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने पर्पसली फंक्शन, फंक्शन, फंक्शन कैन बी फैक्ट्री ओवरहेड्स, जिसको फैक्ट्री को हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हैं। नेक्स्ट विल कम टू एडमिन ओवरहेड्स, एंड नेक्स्ट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एक और रहता है बाय कंट्रोल, दैट इज कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल, तो दैट विल डिपेंड अपॉन द कंट्रोल, बट नॉर्मली नॉर्मली दे यूज बिहेवियर और फंक्शन। तो यहाँ पे उन्होंने क्या यूज किया, फंक्शन, एंड बाय फंक्शन दे हैव टू बी मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन या फैक्ट्री भी कहा जाता है, एडमिन एंड सेलिंग, राइट। तो इसका आंसर बी होना चाहिए। द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, मेन पर्पस क्या रहता है बेटा, तो अगर आप देखोगे ये मेरे नोट्स में भी था पॉइंट, बहुत सारे थ्योरी पॉइंट्स में भी है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप इंटरमीडिएट में आओगे बेटा, जब आप कॉस्टिंग सीखना शुरू करोगे ना, प्रॉपर एकदम जो मजेदार टॉपिक है, एकदम मजेदार सब्जेक्ट है, तो कॉस्टिंग इज एक्चुअली नोन एज डिसीजन मेकिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस ही रहता है वेदर टू to make the product or not to make the product, whether we should continue with this or not to continue with this। ये मेजर जो रोल्स आते हैं, जब आप आगे कॉस्टिंग सीखोगे तब आपको बेटर मालूम पड़ेगा। यस, तो डिसीजन मेकिंग इज द प्रॉपर कांसेप्ट फॉर दिस। नेक्स्ट 90, व्हिच वन ऑफ दिस इज दिस फॉल्स, तो पहला ऑप्शन है आपको फॉल्स दिख रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट विल इंक्रीज इन आउटपुट। अब चेक करो एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूं बेटा। मान लेते हैं ये मेरा क्लासरूम है, क्लासरूम का मैं रेंट पे कर रहा हूँ 50,000, इज दिस द फिक्स्ड रेंट, आंसर इज यस। एक बच्चा आएगा तो भी 50,000, दो बच्चे आएंगे तो भी 50,000, तीन बच्चे आएंगे तो भी 50,000, चार बच्चे आएंगे तो भी 50,000, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स पे, आउटपुट पे मेरा रेंट चेंज नहीं होने वाला, रेंट मेरा फिक्स्ड है 50,000, मतलब दिस इज फिक्स्ड। अब आप सोचो यहाँ पे सिर्फ 5 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 5 स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज माय फिक्स्ड कॉस्ट पर स्टूडेंट, फिक्स्ड कॉस्ट पर स्टूडेंट, तो आप बोलोगे सर 50,000 डिवाइड बाय 5,
तो इट इज कमिंग आउट टू बी 10,000, मतलब फिक्स कॉस्ट मेरा 10,000 रुपए पर स्टूडेंट आ रहा है, पर यूनिट आ रहा है, राइट। अब आप सोचो, अगर 10 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, क्या मेरे यूनिट्स बढ़ गए? यस। तो मेरा फिक्स कॉस्ट पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा बेटा? पर स्टूडेंट इट विल बी 50,000, इस बार हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10 व्हिच कम्स टू 5,000। क्या मेरा फिक्स कॉस्ट कम हो गया? आंसर यस। तो क्या उन्होंने वही पूछा है, fixed cost per unit will increase with increase in output? The answer is no, it will decrease. Clear sentence है, ये डिक्रीज होगा, तो ये सेंटेंस गलत है। समझ में आ रहा है? 91 स्टेटमेंट शोइंग ब्रेकअप कॉस्ट। बेटा जब भी ब्रेकअप आता है उसको हम कॉस्ट शीट बोलते हैं। कॉस्ट शीट का बेसिक मीनिंग ही वही है कि आप अलग अलग कॉस्ट बता रहे हो, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, अलग अलग बताते हैं, राइट। नेक्स्ट 92 अ कॉस्ट यूनिट, ये आप रीड करके भी आंसर बता सकते थे। व्हाट इज अ कॉस्ट यूनिट? इट इज नथिंग बट अ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन और सर्विस इन रिलेशन टू कॉस्ट आर एसेट, मतलब जिसके लिए कॉस्ट निकाला जा रहा है, जो चीज के लिए कॉस्ट निकाला जा रहा है उसी को हम कॉस्ट यूनिट बोलते हैं। नेक्स्ट, from the following information, find out the purchase of raw material when raw material consumed is 53, closing is given and opening is given. तो raw material consumed का फॉर्मूला क्या है? raw material consumed का opening add purchase less closing, एक बार इसमें सब्स्टिट्यूट करो आपका आंसर आ जाएगा। purchase of raw material consume कितना दिया है? 53, तो consumption 53,000 है, closing stock 9,000 दिया है और opening stock 6,000 दिया है। तो प्लस इसको आप माइनस प्लस करो तो ये 9,000 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा और ये 6,000 इधर माइनस हो जाएगा, तो प्लस 9 माइनस 6 विल गिव यू 56,000, राइट। Which of the following is are excluded from cost accounts? ये भी अगेन अपने नोट्स का ही क्वेश्चन बेटा। कॉस्टिंग में क्या क्या नहीं आता है? तो इनकम टैक्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कैश डिस्काउंट, तीनों में नहीं आता। जब तक सेल होगा ना, सेल अपनी कॉस्ट शीट सेल्स तक, सेल्स के बाद के जितने भी खर्चे जैसे आपके बैड डेट्स हो गए, आपके ये इनकम टैक्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, आपका गुडविल रिटर्न ऑफ, ये जो भी खर्चे रहते हैं ये सब आपके कॉस्ट शीट में नहीं आते हैं, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आते हैं। तो ऑल ऑफ दीस आपको डायरेक्ट वेज दिया है 246, फैक्ट्री कॉस्ट, यस ये भी आपके एमटीपी का क्वेश्चन था बेटा, मुझे अच्छे से याद है, एक स्टूडेंट ने ये पूछा भी था मुझसे। डायरेक्ट वेजेस 246, फैक्ट्री कॉस्ट 560, इफ द रेशियो ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड इज 3:1, देन व्हाट इज द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट? एक बार आप सारे खर्चे इसको कॉस्ट शीट में कैसे लिखते हैं एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल, फिर लिखते हैं डायरेक्ट वेजेस, अगर डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो वो हमेशा निल मानता है, इन दोनों को ऐड करके क्या मिलता है? प्राइम कॉस्ट। इसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? फैक्ट्री कॉस्ट। बस एक बार आप इसको लिख के देखो, ओरली नहीं समझ में नहीं आता, जब हम ऑन पेपर लिखते हैं ना सब एकदम इजी हो जाता है। चेक करते हैं क्या बोला है। डायरेक्ट वेजेस ने 246 दिया है, तो आई राइट ओवर देयर डायरेक्ट वेजेस 246, राइट। फिर उसने बोला है फैक्ट्री कॉस्ट कितना है? 5,60,000, फैक्ट्री कॉस्ट उसने 5,60,000 दिया है, ठीक है। जो जो दिया मैं लिख देता हूँ। आगे उसने क्या बोला है? इफ द रेशियो ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड इज 3:1, 3:1 मतलब क्या? अगर ये 3 है तो 1 कितना? उसने डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स का रेशियो पूछा है, अगर ये 3 है तो 1 कितना? तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, 246 into 1 divided by 3 will give me 82,000, मतलब आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना आ गया? 82,000, राइट। बस अब आपको रिवर्स जाना है बेटा, अब आपको रिवर्स जाना है तो आपको 560 स्टार्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो 560 minus 82,000, दिस विल गिव यू 478 एज द प्राइम कॉस्ट। एंड अगेन यहां से माइनस जाएंगे तो माइनस करो 246 वापस माइनस करो तो आपका आंसर आ जाएगा 2 लाख, राइट। तो आपका डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना हो गया? 2,32,000। चेक करते हैं, इस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट। Which costing method is used in spare parts manufacturing industry? स्पेयर पार्ट्स जब हम बनाते हैं नॉर्मली हम क्या करते हैं? बैच वाइज बनाते हैं। एक बैच में हमने बना लिया, मान लेते हैं स्क्रूज जो छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स रहते हैं, एक बैच में हमने 1000 बना लिए, तो राइट। तो इसका आंसर हमेशा बैच कॉस्टिंग। अगेन ये जो चीजें ये आप इंटरमीडिएट में लिखोगे, ये सिर्फ आपको नाम दिए हैं, आपको ये प्रॉपर पूरा सीखना है, राइट। 97 डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन एंड एक्सपेंसेस आर फॉर्म पार्ट ऑफ। डायरेक्टर्स नॉर्मली कहां बैठते हैं? वो ऑफिस संभालते हैं, राइट। दे टेक द ऑफिस चार्ज, तो इनका जो भी खर्चा है ये एडमिन पार्ट है, ये एडमिनिस्ट्रेशन वर्क देखते हैं, तो इसका खर्चा हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, बेटा ये हमेशा अपना नोशनल कॉस्ट रहता है, इम्प्यूटेड कॉस्ट रहता है, तो इसका नोशनल रहेगा, इसको हम नोशनल कॉस्ट ही पकड़ के चलते हैं हमेशा। नेक्स्ट, CS9 इज रिलेटेड टू, बेटा ये मैंने एक लिस्ट पे पूरी दिया था। कैपिटल कंजम्पशन के लिए कौन सा है? CS4 है। पैकिंग के लिए एक्चुअल में CS9 है, डायरेक्ट के लिए इट इज CS10 एंड रिपेयर्स के लिए इट इज CS12, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे बी रहना चाहिए, दैट इज पैकिंग मटेरियल। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। बेटा डायरेक्ट एक्सपेंस जो रहते हैं, जो हम डायरेक्ट चार्ज कर सकते हैं, डायरेक्ट ट्रेस कर सकते हैं, उसी को डायरेक्ट बोलते हैं, एंड देयरफॉर द आंसर इज डी, चार्जेबल एक्सपेंस। वेल, आई होप आप लोगों ने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस सही किए होंगे, यस। तो जैसे मैंने आपको कहा था बेटा कि हम चाहते हैं कि आप पार्टी ज्यादा करो, एंड आई होप कि आपने ये प्रॉपर एनालाइज किया होगा और आपके स्कोर्स भी आगे होंगे अब तक, राइट।
तो स्कोर्स आ गए हैं, अब पास हो गए हो, कांग्रेचुलेशंस एंड सी यू एट CMA इंटर क्लासेस ऑन 2nd Jan 2004. ओके, यस।